नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्ती ये एक ऐसा रिश्ता है जो सभी के लिए बहुत खास होता है। दोस्त एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। अगर मुसीबत पड़ जाए तो ढाल बनकर अपने दोस्त को बचाने के लिए सामने खड़े हो जाते हैं। पर दोस्ती ऐसी भी क्या जिससे पूरे देश की जनता को परेशानी का सामना करना पड़े, जिसका असर पूरे देश को हिलाकर रख दे। ऐसे ही चंद बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बकुल। सर, मोदी जी और उनके मित्र न केवल अयोध्या को बल्कि पूरे देश को ही ठग रहे हैं। यहाँ तक कि सेना तक को नहीं छोड़ा। बात सामने आई है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से सिर्फ और सिर्फ 2 महीना पहले होम क्वेस्ट इंफ्रास्पेस नाम की कंपनी ने सरयू के किनारे 1.5 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी थी। और ये कंपनी जो है वो मित्र की है, यानी अडानी की है। फरवरी 2022 में श्री श्री रविशंकर के ट्रस्ट व्यक्ति विकास केंद्र ने 5.5 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी थी। तो वहीं जुलाई 2023 में बाबा रामदेव के सहयोगी जयदीप आर्य और उनके साथ 4 अन्य ने 3.25 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी। तो ये तो सर अयोध्या के साथ छल हुआ ना, ठगी हुई। आपकी क्या राय है सर? हाँ बकुल, आप तो बहुत नज़दीक की बात कर रहे हैं। मैं और पीछे आपको ले जाता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था जी। और यह सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला नहीं था, यह वहाँ का वक्फ बोर्ड जो था उसका और हिंदू महासभा था या बजरंग दल के लोग थे जो इसके केस को लड़ रहे थे जी। यह आपस में सुलझाया गया था और यह कहा गया था कि भगवान की बात है और चाहे राम हो या रहीम हैं, दोनों नाम अलग है और हम लोगों के चेहरे अलग है, हम लोगों के धर्म बना दिए गए हैं अलग है। ऊपर से ऊपर वाले ने इंसान बनाया, बिल्कुल सही बात। यहाँ आकर के जात बना दी गई और यहाँ आकर के धर्म में बांट दिया गया। हकीकत यह है। बिल्कुल सही बात हम सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ने फैसला दिया। जब वह लोग सब कोई राजी हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपना दे दिया जी। और राम मंदिर बनना शुरू हुआ। कहा कि कब तक इसको लेकर के ढोते रहेंगे। किया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अयोध्या को राम मंदिर को लेकर के जो ट्रस्ट बनेगा वह सरकार की देख रेख में सारे कार्य होंगे, उसका देख रेख सरकार करे। जी। सरकार ने चंपत राय को बना दिया अध्यक्ष उसका कमेटी का। चंपत राय आरएसएस के हैं। अब उस समय से वहाँ इनके लोग जमीन खरीदना चालू कर दिए। जजमेंट आने के पहले से जमीन खरीदना चालू हो गया था। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा जाने लगा। मैं खबर चलाया हूँ उसका, उस पर कई डिबेट मैंने किया है। उस समय जब यह सब चीज़ें चल रही थी चर्चा में, अपने पिछले रिकॉर्ड में जा करके टीएफडी इंडिया रिपोर्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि उसके ऊपर मैंने बहुत प्रोग्राम किया है और इस पर जवाब भी बहुत दिया। 2 करोड़ की ज़मीन खरीद करके 18 करोड़ में बेचने का। बहुत से आईएएस अफसर हैं जो अपने पत्नी, बेटे, रिश्तेदारों के नाम से ज़मीन ले रखे हैं। अडानी जैसे लोग ले रखे हैं। वहाँ 150 की चाय और 150 की एक बिस्किट मिल रही है। 100 रुपये की एक चाय, 100 रुपये की एक बिस्किट मिल रही है। 50 रुपये की एक चाय, 50 रुपये की एक बिस्किट मिल रही है। एक बिस्किट, एक टोस, जो टोस का पैकेट 10 रुपये का ब्रिटानिया का आता है जी, वह एक टोस 50 रुपये का मिल रहा है, एक टोस 100 रुपये का मिल रहा है। अब इससे आप यह सोचिए कि राम मंदिर का इन्होंने 2500 करोड़ रुपया खर्च करके बनाया। अब यह चीज़ें इस देश के धर्म से जुड़ी हुई थी, हिंदू आस्था से जुड़ी हुई थी, इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई थी जी। लेकिन उसमें बिजनेस ढूंढ लिया इन लोगों ने, बिजनेस के तौर पे उसे ले लिया। हर चीज़ को जो यह कहते हैं कि हम कॉरिडोर और विस्तार करेंगे। आप बताइए, विस्तार कर रहे हैं इन्होंने। हाईटेक सिटी बनाने की बात कही थी। कितने हाईटेक सिटी बने हैं? कहाँ है वो हाईटेक सिटी? हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। हमें तो जाने से हाईटेक सिटी एक ही है, हैदराबाद हाईटेक सिटी है, जिसका श्रेय जाता है चंद्रबाबू नायडू को। उन्होंने बनाया था। बिल्कुल सर। और हाईटेक के नाम से जो जाना जाता है तो हाईटेक है, वो हरियाली भी है, वो अट्रैक्शन भी है। बिल्कुल, तब उसको हाईटेक कहा जाता है। पहला एशिया का सबसे पहला फ्लाईओवर 13 किलोमीटर का, शहर के मध्य से लेकर के शहर के बाहर निकाल देने वाला
राजीव गांधी एयरपोर्ट पे ले जाकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे निकाल देता है हैदराबाद के अंदर, वह फ्लाईओवर हैदराबाद में बना जी, वह कांग्रेस की देन थी। उस समय YSR जगनमोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, इसी जगनमोहन रेड्डी के पिता थे उस समय। अब जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बहुत से जमीन वहाँ पे हैं और वह जानते हैं वहाँ पे वह कुछ खोलेंगे नहीं, वह जमीन से पैसे कमाने के लिए सब किया गया है। नेताओं के हैं, मंत्री संतरी के हैं, इनकी यह लोग सब किसी रिश्तेदार के नाम से, किसी के नाम से, किसी के नाम से, और 100 रुपये की चीज को 500 रुपया कमाने के लिए किया। और ऐसा हुआ है, जो ठेके मिले वहाँ के रोड हुए चाहे कुछ हुए, वह मिले गुजरात के लोगों को, रोड इकट्ठे हो गए, पहली बारिश में धराशाह हो गया, धरती मैया उसको ले लिया अपने गोद में। अब यह इनके कारनामे नजर आ गए। ऐसी ऐसी कंपनियों को काम मिला जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। यह दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को, यह गुजरात मॉडल है। जगदीश जी ने एक प्रोग्राम किया था, मैं वो कहे थे कि गुजरात मॉडल जी लागू हो रहा है, तो गुजरात मॉडल यही है कि सड़क को धरती मैया अपने गोद में संभाल लेती है। राम मंदिर बनता है, उनके गर्भगृह में बारिश टपकता है। पार्लियामेंट हजारों करोड़ रुपया खर्च करके मिलता है, उसमें नाव तैरती है, नीचे बाल्टी लगाए जाते हैं पानी टपकने के लिए। यह चीजें हैं। टनल बनाया जाता है दिल्ली के अंदर, टनल में पानी भर जाता है, उसमें नेटवर्क ही गायब हो जाता है। यह तो वहाँ अब दिल्ली अगर एक पूरी रात अगर दिल्ली में बारिश हो जाए तो पूरी दिल्ली तैरेगी, पूरी दिल्ली डूब जाती है। जी बिल्कुल, पूरी दिल्ली नाव में तैरेगी। यह सरकार की डंका बज रहे हैं। खास तौर से सर दिल्ली का दिल कहे जाने वाले अगर हम बात करें कनॉट प्लेस की, तो कनॉट प्लेस में तो ऐसी नौबत आती है कि मतलब आदमी अगर चला जाए तो वो भी डूब जाए। उसका तो हाल ही छोड़ दीजिए कि वह लोग वो तरसते हैं कि हमारे जगह कहीं खसक न जाए, इस डर में रहते हैं लोग। अब बात अयोध्या की ही कर लेते हैं। अयोध्या में चंपत राय थे जो नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बता रहे थे जी, यह इन लोगों को सोचते। तो इसे राम मंदिर को इन लोगों ने कमाने का और राजनीति का एक जरिया बनाया। अब मैं जो आपको कह रहा था कि 100 रुपये की चाय और 100 रुपये की टॉस, यह मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। मैं अयोध्या नहीं गया हूँ, बहुत काफ़ी समय हो गए हमें अयोध्या गए हुए। मैं तकरीबन 15-20 साल पहले मैं अयोध्या गया हुआ था, अयोध्या गए हुए, जबकि मैं उधर से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं गया नहीं हूँ। आते जाते रास्ते से गुजरा हूँ, लेकिन गया नहीं हूँ। लेकिन अशोक वानखेड़े भाऊ, जिसको हम लोग बहुत प्यार से टाइगर कहते हैं, क्या नहीं, उन्होंने एक पर्ची दिखाई थी, कही कि यह देखो 100 रुपये की चाय है और 100 रुपये की एक टॉस, एक बिस्किट है 200 रुपये की। इससे जानते हैं फ़र्क क्या पड़ा? इससे फ़र्क पड़ा कि यह बड़े बड़े होटल जो बना रहे हैं लोग, यहाँ से जो छोटे दुकानदार थे, चाय टपरी लगा रहे थे, रेडी पे चाय बेच रहे थे, उन लोगों को इन लोगों ने भगा दिया। उन लोगों को जो छोटे छोटे दुकानदार थे उन सबको सड़क में लेकर के तोड़ करके उन लोगों को भगा दिया, रोजी रोटी छीन लिया और बड़े बड़े बना दिया। अब कोई जाएगा गरीब आदमी तो वह बहुत मुश्किल से किराया लेकर के जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए। अब उसे कहीं वहाँ रुकना पड़ेगा, तो धर्मशाले को इन लोगों ने होटल बना दिया है, तो वहाँ उसके पास जब 2000 रुपया रहेगा रात भर रुकने का, तब न रुकेगा, और वह सड़क पर सो नहीं पाएगा, इसलिए वह मंदिर दर्शन करने भी नहीं जाएगा। हकीकत तो यह है। तो इन लोगों ने भगवान के नाम पर ठेकेदारी की और भगवान के नाम पर यह लोग देश को लूट रहे हैं। इससे इस तरह से अगर कहें तो वह बेहतर होगा। जी बिल्कुल। जी सर, बात करें तो वहाँ के स्थानीय निवासियों से ज़मीन खरीद कर दोस्तों को बेची गई, पर हद तो सर तब हो गई जब ये बात सामने आई कि ये ज़मीनें जो हैं ये आर्मी बंकर जोन के अंडर में आती हैं, यानी सेना को जो भी प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ करेंगे। तो सर ये तो सेना को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, इन्होंने तो सेना के साथ भी ठगी कर दी है। इस बात पर सर आप क्या राय है? नहीं, देखिए क्या नाम है कि यह पहली सरकार है हमारे देश में जो सेना का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रही है। अभी देखिए कुछ दिन पहले आपको नजर आया था 2024 लोकसभा चुनाव के पहले कि सेना को सेल्फी पॉइंट बना करके इन्होंने खड़ा कर दिया था। जो सेना के जवान हमारा अपने छुट्टी पे जा रहे हैं वह भी छुट्टी पे नहीं रहेंगे, वह भी अपने घर जाएंगे तो अपने इलाके में, अपने चौराहे पे, अपने तहसीलों पे, अपने ब्लॉक पे, यह सब खड़े होकर के वहाँ सेल्फी पॉइंट लगाएंगे और सेल्फी को अपलोड करेंगे। बताइए, हमारा सेना प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए थोड़ी है, लेकिन इन्होंने इसका इस्तेमाल किया डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, इन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी उस
गलतियों को छिपाने के लिए इस देश की जनता से ले करके और इस देश की सेना तक को उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यह सच्चाई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने निष्पक्ष अगर होते तो वह सेना का इस्तेमाल नहीं करते। आज तक सेना का इस्तेमाल सिर्फ हमारे देश की रक्षा के लिए किया गया है। हमारे देश के नेता अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए या पर्सनल प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कभी नहीं किया है। यह पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की जो ऐसे करते हैं, और यह समय की नजाकत है कि सत्ता का दुरुपयोग है और अपने पद के गरिमा का अहंकार इसे कहते हैं कि मैं इस पद पे बैठा हूँ, इस कुर्सी पे, मैं जो चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। वह कहते हैं ना कि ये करूँ वो करूँ मेरी मर्जी। वही हाल इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सेना को भी सेना का बहुत सम्मान है हमारे देश में। हमारे देश की 140 करोड़ जनता रात को सोती है और वो बॉर्डर पे तैनात होकर के खड़े रहते हैं। उन्हीं के आड़ में हमारे देश की जनता बेखौफ होकर के सोती है कि उनकी रक्षा में वो बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन वह भी, उनके भी परिवार इसी 140 करोड़ में हैं। अगर कोई बात होती है तो 140 करोड़ यही जानता है, उसकी वह रक्षा करते हैं और उनका दुरुपयोग सरकार करती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है बकुल। ऐसे विषयों पर विश्लेषण कर पाना, क्या नाम है कि अपने सेना का अपमान नहीं कर सकते, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सेना का। जी बकुल। सर, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो चेहरा 15 साल तक सबसे ज़्यादा चाहने वाला चेहरा बनी रही, उसे देश छोड़कर मात्र 45 मिनट में भागना पड़ा। तो यहाँ तो सर 10 साल ही हुए हैं और जनता विरोध में नज़र आने लगी है। क्या कहीं बांग्लादेश वाला हाल यहाँ तो देखने को नहीं मिलने वाला? सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? बकुल, देखिए फिर वही बात हो गई। क्या नाम है कि अब बांग्लादेश में और हमारे देश में फ़र्क है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते जी। क्योंकि 15 साल में जो तानाशाहियाँ की है वहाँ के प्रधानमंत्री ने, वो क्या नाम है उनका, शेख हसीना, क्या नाम है उनका जी, जो वहाँ की प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल, तो उन्होंने जो 15 साल में की है वह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में कर दी है जी। 10 साल में इस देश को जुमलों में फंसाया गया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गई, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे की बात कही गई, अच्छे दिन की बात की गई, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई वहाँ की और तानाशाही, यह 3 चीज़ें वहाँ कारण बनी इस तरह की हरकतें करने के लिए। जी सर। अब जो वहाँ की प्रधानमंत्री हमारे देश में आई, गाजियाबाद में उतरी और जिस तरह से सरकार ने उन्हें पनाह दिया, अब हमारे देश में है या नहीं है इस समय इसका पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पे नहीं किया है। और रणनीति पे लगातार बैठकें हमारे केंद्र की सरकार कर रही है, इसमें मोदी सरकार कर रही है और विपक्ष के नेताओं को साथ लेकर के कर रही है, और विपक्ष के नेता और सरकार एक साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, एकजुट नज़र आ रहे हैं इस मुद्दे पे, और होना भी चाहिए जो कि। लेकिन जो समस्या वहाँ पैदा हुआ है, हमारे देश में भी बेरोजगारी बहुत काफ़ी है और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 27% की बेरोजगारी बढ़ी है, 23% की महंगाई बढ़ी है, यह सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, सरकार उनके बोलने की आज़ादी को छीन लेगी, तो लोग क्या करेंगे? विवश हो जाते हैं। मैंने GDS 2018 के बच्चों को देखा था, तकरीबन 50,000 बच्चे थे, दिल्ली आए हुए थे जंतर मंतर पर, उन्हें ज्वाइनिंग लेटर तक मिल गया, लेकिन उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया था, उन्हें वो पोस्ट नहीं दिया जाता, स्थान नहीं दिया जाता, वो सब कुछ हर प्रक्रिया से वह गुजर चुके थे, पेपर पास कर चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, ज्वाइनिंग लेटर तक मिल गया था उनको, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा था उनको। 50,000 बच्चे थे, अलग अलग राज्यों से आए हुए थे और वो सरकार उनको जंतर मंतर पे डंडा मार रही थी। वह दिल्ली में गुरुद्वारे में जाकर के रह रहे थे, दिल्ली के गुरुद्वारे से भी सरकार ने निकलवा दिया उन लोगों को। फिर उस समय किसान आंदोलन चल रहा था तो गाजीपुर बॉर्डर पे आए थे लोगों ने, मैंने बड़ी प्राथमिकता से वह खबर चलाई थी, और क्या ना उसके बाद वह बच्चे मायूस होकर के बैठ गए, उनके उम्र बढ़ गए, अब नौकरी का सवाल ही नहीं, अब तो वह कहीं ना फार्म फिलअप कर सकते और न कुछ कर सकते। यह सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगी कह करके और कई करोड़ लोगों के रोजगार
अधिकार छीन लिए और कई करोड़ लोगों के भविष्य को दांव पे लगा दिया। हकीकत यह है। तो क्या नाम है कि स्थितियां जिस तरह उधर बेरोजगारी को लेकर के और तानाशाही को लेकर के हुई, वही हमारे देश में है, वह स्थिति पनप सकती है। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए और इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा देश है और हमारे देश में आज भी लोकतंत्र है और हमारे देश के लोग लड़ना सरकार से जानते हैं। ऐसी नौबत नहीं आएगी जैसा बांग्लादेश में था। हमारे देश में ऐसी नौबत नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। वैसी कमजोर नहीं है कि तख्ता पलट पे आ जाए। हमारे देश की जनता सरकार को सबक सिखा देगी और ऐसे आने वाले नेताओं को एक सीख दे देगी कि वह ऐसी तानाशाही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे हालात, बांग्लादेश के हालात हमारे देश में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। जी बकुल, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देकर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि इस बेबाक अंदाज में वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने अपनी राय मोदी और मोदी के मित्रों की सोच पर आप सभी के सामने रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं कुर्सी बचाने के चक्कर में इस दोस्ती में दरार तो नहीं दिखने वाली। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे TFD इंडिया लाइव। मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।